हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस स्टार्ट किया था, है ना। और मैट्रिसेस में हमने डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस देखे थे, है ना। डेफिनेशन देखा था मैट्रिसेस का क्या होता है और कैसे मैट्रिसेस वर्क करता है ना। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो मैट्रिसेस को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। मैट्रिसेस को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है ना। और हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे मैट्रिसेस को, है ना। और अगर सिंबल के फॉर्म में लिखने का ट्राई करें तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल AIJ फॉर्मेट में लेते हैं, है ना। और यहाँ पे ऑर्डर आपको लिखना होता है M क्रॉस N, ठीक है। यहाँ पे I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके M तक, और J की वैल्यू N से लेके 1 से लेके N तक, है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑर्डर है ना। तो ये ऑर्डर हो गया, ये हमारा एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मैट्रिसेस है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें ऑर्डर का होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने बताई थी कि जो मैट्रिसेस होता है अगर आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स होंगे, है ना। जैसे लास्ट क्लास में मान लो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ, 2 3 4 1 2 3, है ना, 0 2 1। तो ये हमें दिख रहा है कि 3 क्रॉस 3 का क्या है, मैट्रिसेस है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट करना होगा कि सेट ए मैट्रिसेस ए में कितने हैं तो हम काउंट कर सकते हैं डायरेक्टली। इस नंबर को आप क्या करो, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा, है ना। साथ ही एक चीज हमें भी यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये होता है मैट्रिसेस होता है, ये क्या होता है, और ये ऑर्डर्ड पेयर होता है ना। ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर नहीं, मतलब कि ये ऑर्डर्ड सेट है ना। इस टाइप से देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक अपना लोकेशन फिक्स है, ठीक ना। ये इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर इस तरीके से मेंटेन किया गया है ना। और हर एक जो एलिमेंट है उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है। अगर आप एक भी एलिमेंट का लोकेशन इंटरचेंज कर देते हो, है ना, मान लो आपने 2 को यहाँ पे और 3 को यहाँ पे कर दिया, तो ये मैट्रिसेस ए जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, है ना। तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे लोकेशन फिक्स्ड होता है कि ये इसका लोकेशन, ये इस प्लेस का नाम क्या होता है, क्या लिखते हैं हम, 1,1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, याद होगा आपको, है ना। तो हर एक एलिमेंट जो जहां पे प्लेस किया गया है उसका एक अपना पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है। और एक भी अगर आप इंटरचेंज करते हो, कहीं भी छोटा सा भी अगर इंटरचेंज कर देते हो तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कभी भी मैट्रिसेस में कोई चेंजेस नहीं करना है ना। बाकी क्या क्या करना होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं मैट्रिसेस के ऑपरेशंस पे कि हमें ऑपरेशंस क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ढेर सारे टाइप्स देखे थे, है ना, कि किस किस टाइप्स के हमारे पास मैट्रिसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। देखो क्या है कि मैट्रिसेस अपने आप में क्या है, एक नया आपका सिस्टम है, ठीक है। जैसे आपने लास्ट क्लास में, जैसे पहले अपने हम लोगों ने नंबर सिस्टम सीखा था बचपन में, है कि नहीं, याद होगा। बचपन में हमने नंबर सिस्टम सीखा था। फिर नंबर सिस्टम सीखने के बाद हमने नंबर्स लिखना सीखा कि उसके एलिमेंट को हम कैसे कैसे लिखते हैं। एक बार आप एलिमेंट लिखना सीख गए, उसके बाद आपने उसमें ऑपरेशंस ट्राई किए कि हम किसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। सेम चीज हमने जब सेट पढ़ा था, है ना, तो सेट भी अपने आप में एक नया सिस्टम था। अभी तक जो हम लोग सिस्टम पढ़ते आ रहे थे बचपन से वो सिर्फ नंबर सिस्टम का था, है ना। उसके बाद जब आप 11th में आए तो आपने एक नया सिस्टम पढ़ा जिसमें हमारे पास सेट का था, है ना। तो सेट में जब हमने डिफाइन किया तो सेट को डिफाइन किया, उसके एलिमेंट्स को लिखना सीखा, है ना, बहुत सारी चीजें की।
साथ ही जब वो सब कंप्लीट हो गया हमारा, फिर हमने उसमें ऑपरेशंस देखे कि क्या क्या ऑपरेशंस वैलिड है। ठीक है, वैसे ही मैट्रिसेस भी क्या होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स सिस्टम, है ना। ये क्या होता है, मैट्रिक्स सिस्टम होता है। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसमें आपको फिर से एलिमेंट्स वगैरह को लिखना सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर एक सिस्टम अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, बचपन से हमने नंबर सिस्टम को इतना ज्यादा पढ़ा है कि हमें लगता है कि वही नॉर्मल चीज है ना। लेकिन सेम चीज हमें अब मैट्रिक्स सिस्टम के लिए भी पढ़ना है ना। तो जैसे हमने मैट्रिक्स को लिखना सीखा, वैसे हमने मैट्रिक्स को कैसे कैसे डिफाइन करना होता है, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है ना, एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पे सीखा, है ना। अब आपके पास मैट्रिसेस में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, हमें फिर से वो सीखना पड़ेगा, है ना। यानी हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल रूल था हमारे पास पहले वाला, वो रूल उसी टाइप का रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीजें हमें सीखना पड़ेगा हर एक केस में। सेम ऐसे ही जब हम एक नया सिस्टम डिफाइन करेंगे, है ना, नेक्स्ट पार्ट में कौन सा सिस्टम, वेक्टर का सिस्टम, है ना। जब हम वेक्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी हमें फिर से सब कुछ यही चीज सीखना पड़ेगा, है ना। वहां पे फिर से आप वेक्टर को लिखना सीखोगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं। फिर उसके बाद वेक्टर्स में क्या क्या ऑपरेशंस हम ट्राई कर सकते हैं, वो चीजें हम सीखते हैं, है ना। फिर वेक्टर्स का हम कहां कहां यूज करते हैं, हम वो चीजें सीखते हैं, है ना। तो यहां पे जब हमने मैट्रिसेस सीखा, ठीक है, तो देखो मैट्रिसेस में हमारे पास जितने, अगर आपके पास ऑर्डर 3x3 का है तो हमारे पास कितने प्लेसेस अवेलेबल है, 9 प्लेसेस अवेलेबल है ना। और इन 9 प्लेसेस का अपना एक पर्टिकुलर नेम है और अपना एक पर्टिकुलर प्लेस है कि नहीं। सेम उसी तरीके से अगर आप दो मैट्रिसेस लेते हो, मान लो मैंने एक मैट्रिसेस लिया, है ना। मैट्रिक्स को मैं सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, AIJ, ठीक है। मान लो मैं यहां पे M×N का ले रहा हूं, ठीक है। और मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं B, जिसको मैं BIJ फॉर्मेट में डिनोट कर रहा हूं, और इसका ऑर्डर मान लो P×Q है, ठीक है। तो अगर आप दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलोगे, है ना, दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, अगर आपको सिंपल इस तरीके से बताया जाए कि ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक ना, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, और इस दो मैट्रिसेस को अगर हम इक्वल बोल रहे हैं तो क्या चीजें यहां पे सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। यहां पे हमें ये पता है कि जितने इसके प्लेसेस हैं वो सब अपने आप में एक यूनिक प्लेस है ना। और यहां पे भी उसी टाइप से आपके पास प्लेसेस होंगे, है ना। तो अगर आप मैट्रिसेस को इक्वल कर रहे हो, इसका मतलब जिस प्लेस पे जो एलिमेंट है वो अपने आप में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं, एलिमेंट वाइज इक्वल होना चाहिए, है ना। जिस प्लेस का भी अगर आप इस प्लेस का एलिमेंट दिखोगे तो सेम आपको इसी दूसरे मैट्रिक्स में सेम प्लेस के एलिमेंट के बारे में देखना होगा कि वो दोनों चीजें इक्वल है या नहीं, है कि नहीं। तभी आप दोनों एलिमेंट, दो मैट्रिसेस को इक्वल बता पाओगे, है ना। क्योंकि यहां पे देखो अपने आप में इतने प्लेसेस अवेलेबल हैं, तो इतने ही प्लेसेस यहां भी होने चाहिए, है कि नहीं। अगर बताओ कि मैं यहां पे ये एक मैट्रिक्स ये ले लेता हूं, मान लो इसमें ये इस टाइप से मेरे पास 16 एलिमेंट है और इस तरफ हमारे पास 9 एलिमेंट है, तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस कभी इक्वल हो पाएगा, क्या ये दोनों मैट्रिसेस कभी इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। क्योंकि आप बाकी प्लेसेस को तो इक्वेट कर दोगे, लेकिन ये वाला प्लेस किसके इक्वल होगा, है ना। इस तीनों एलिमेंट के लिए तो कोई और एलिमेंट है ही नहीं जिससे हम कंपेयर करें, है ना। तो पहली चीज जो आपको समझ में आ रही है ना, पहली चीज जो आपको समझ में आ रही है ना, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, इफ मैट्रिसेस A इक्वल टू B, देन इफ मैट्रिसेस A इक्वल टू B, देन क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट they are of सेम ऑर्डर। समझ में आ रहा है, ये क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, सेम ऑर्डर का मतलब हो गया कि M×N और P×Q क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। क्रॉस सेम होने का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए, इसका मतलब जितने रोज इसमें है उतने ही रोज इसमें भी होने चाहिए, जितने कॉलम इसमें है उतने ही कॉलम इसमें भी होने चाहिए। यानी आप क्या बोल सकते हो, M की वैल्यू P के इक्वल होनी चाहिए
और n की वैल्यू q की इक्वल होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ क्या, है ना, समझ में आ रहा है। और दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल, है ना, शुड बी इक्वल, है ना। शुड बी इक्वल मतलब ये नहीं कि दोनों का रो और कॉलम इक्वल, आपस में इक्वल होना चाहिए, दोनों का रो और कॉलम दोनों मैट्रिसेस में इक्वल होना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम शुड बी इक्वल ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना, दोनों मैट्रिसेस का रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। मैं इस चीज की बात बोल रहा हूं, दोनों का रो के इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। और दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गया कि दोनों का रो और कॉलम जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं हटा दे रहा हूं। तो पहली चीज हमें ये समझ में आया कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना। तो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, बिना ऑर्डर सेम होके कभी भी आप, जब भी आपको डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिसेस मिले तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, है ना। दूसरा, ईच एलिमेंट of matrices A should be equal to each element of matrix B each element of corresponding element कर लो, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस बी, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या हो गया कि जो हम प्लेस की बात कर रहे थे, है ना। तो अगर आप ए आई जे इस तरफ से लेते हो, तो अगर आप ए आई जे लेते हो, है ना, तो इस तरफ भी आपको क्या लेना पड़ेगा, बी आई जे को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। और यहां पे देखो मैंने दोनों तरफ सेम रो और कॉलम लिया है ना, यहां पे देखो आई है तो यहां पे भी आई है, यहां पे जे है तो यहां पे भी जे है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके से डिफाइन करोगे तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, मैट्रिसेस को इक्वल बोल सकते हो, है ना। तो पहली चीज जो सबसे सिंपल सी बात है वो ये है कि जब भी आप मैट्रिसेस को इक्वल करोगे तो पहले तो आपको रो और कॉलम देखना है कि दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है। जब भी वो सेम होगा तभी हम उसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है ना, ए बी सी डी, इस टाइप से मैंने ले लिया, ठीक है। और दूसरा एक मैट्रिसेस मैंने लिया, ये पहला मैट्रिक्स ए था और ये दूसरा मैट्रिसेस बी है हमारे पास, है ना। मान लो यहां पे 2 3 4 5 है ना। और अगर कोई बोलता है इफ ए इक्वल टू बी, है ना, तो इसका ऑर्डर देखो कितना है, 2 क्रॉस 2 का है, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है ना। तो बोलता है कि फाइंड इफ ए इक्वल टू बी देन फाइंड ए बी सी डी, है ना। तो अगर मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है तो हम अब कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। तो अगर a इक्वल टू बी है, और देखो यहां पे मैंने चेक कर लिया कि दोनों का ऑर्डर सेम है ना, क्या चेक किया, दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है इसका मतलब जो फर्स्ट 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिसेस में जो 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो a की वैल्यू हम किसके इक्वल बता पाएंगे, 2 के, है ना। 1 2 का एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 1 2 के एलिमेंट के। तो b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 की। 2 1 प्लेस पे जो एलिमेंट है वो 2 1 प्लेस के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो c की वैल्यू 4, है ना। और 2 2 एलिमेंट का जो प्लेस पे एलिमेंट है वो 2 2 एलिमेंट के इस तरफ वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो d इक्वल टू 5, है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो कभी भी जब आपको मैट्रिसेस को कंपेयर करना हो, इक्वेट करना हो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कंपेयर करके, है ना, आंसर अपना निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो कि अगर आप मैट्रिसेस को ध्यान से देखोगे तो मैट्रिसेस अपने आप में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ना। मैट्रिसेस अपने आप में क्या है,
कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ना। देखो कि अगर आप यहां पे देखोगे तो ये हमारे पास मैट्रिसेस है, और इस मैट्रिसेस में जितना ऑर्डर होगा, मान लो m क्रॉस n का है, तो हमारे पास टोटल mn प्लेसेस अवेलेबल है ना। और उन mn प्लेसेस का पोजीशन फिक्स किया हुआ है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि उन सबका पोजीशन इस मैट्रिक्स में जैसे ही आप ऑर्डर डिफाइन करते हो आपका पोजीशन फिक्स हो जाता है ना। और पोजीशन फिक्स होता है तो आपके पास टोटल प्लेसेस कितने अवेलेबल हो गए, mn प्लेसेस हो गए, है कि नहीं। और mn प्लेसेस हो गए तो इन mn प्लेसेस पे हम mn नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहां पे पुट कर सकते हैं, है ना। और देखो जब आप एलिमेंट पुट करने का ट्राई करोगे, मान लो मैंने 1 2 3 इस टाइप से मैंने पुट करना स्टार्ट किया, है ना, तो हर एक प्लेस पे देखो एक अलग टाइप का एलिमेंट आ रहा है ना। और सब जो है एक ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज किया हुआ है कि नहीं, ये आपको दिख रहा है क्या, है ना। ऑर्डर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक प्लेस का अपना एक पर्टिकुलर नेम है ना। किसी भी प्लेस पे तुम उस पर्टिकुलर नेम से पहुंच सकते हो। अगर कोई मुझे बोलता है कि 5th रो 4 कॉलम है ना, तो हम 5th रो 4 कॉलम में भी पहुंच सकते हैं इजीली से, है ना। वैसे ही 3rd रो 3rd कॉलम पहुंचता है तो मैं यहां पे डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा, है ना। किसी पोजीशन पे आपको कोई एलिमेंट पुट करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। तो पहली चीज जो हमें यहां पे समझ में आ रही है कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ना। इस वाले में कितने एलिमेंट है, टोटल mn एलिमेंट है, और इन सारे एलिमेंट को मैंने किस में पुट किया है, ये एक वेरिएबल a में। क्लियर है। तो अगर मुझे इस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को बताना है तो मैं सिंपली क्या बताऊंगा कि मेरे पास ये मैट्रिसेस A है ना। इसलिए हम मैट्रिसेस को इक्वल तो कर सकते हैं, है ना। मैट्रिसेस को आप क्या कर सकते हो, इक्वल तो कर सकते हो। इक्वल करने का मतलब क्या हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट करेंगे, है कि नहीं। तो आप इक्वेट तो कर सकते हो, लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, क्या हम मैट्रिसेस में इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, मैट्रिसेस में इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये अपने आप में A जो है वो अपने आप में सिंगल एलिमेंट नहीं है ना। जैसे हम 2 और 3 को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या आपस में सिंगल एलिमेंट है ना। लेकिन आप इस मैट्रिसेस को आपस में कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते हो कि कौन सा बड़ा मैट्रिसेस है और कौन सा छोटा मैट्रिसेस है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपने आप में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, और कलेक्शन ऑफ नंबर है। जैसे सेट्स के टर्म में आपको याद होगा कि सेट्स में भी हम क्या कर सकते हैं, सेट्स में भी हम सेट्स को कंपेयर नहीं करते थे, याद होगा आपको। सेट्स में भी हम कभी इस टाइप से सिंबल यूज नहीं करते थे, है ना। हम नहीं बोलते थे कि ये इससे बड़ा है ये इससे छोटा है, याद होगा आपको, है ना। वैसे ही हम यहां भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको बताना है कि ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म में बता सकते हो कि इस मैट्रिसेस में ज्यादा एलिमेंट है, इस मैट्रिसेस में कम एलिमेंट है। ये चीज आप बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मैट्रिसेस बड़ा है और कौन सा मैट्रिसेस छोटा है, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लो, है ना, इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी इज नॉट अलाउड, इनइक्वालिटी इज नॉट अलाउड इन मैट्रिसेस, ठीक है। आप इक्वालिटी लगा सकते हो लेकिन कभी भी आप इनइक्वालिटी नहीं लगाओगे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने ऑपरेशंस पे, ठीक है। तो लिख लो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिसेस में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो सब चीजें हम देखते हैं, है ना। जैसे जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो नंबर सिस्टम में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, नंबर सिस्टम में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, नंबर में हमने एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, डिवीजन पढ़ा था, है ना। तो कोई सा भी अगर आप सिस्टम डिफाइन करते हो तो सबसे पहले हम यही अपना बेसिक 4 ऑपरेशन उस पर लगाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे फिर से यही 4 ऑपरेशन में से बारी बारी से सबको लगा के यहां पे चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी आप क्या कर सकते हो, 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो, ठीक है।
और दो मैट्रिसेस को अगर आपको ऐड करना है, ठीक ना, दो मैट्रिसेस को अगर आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? सेम वही तरीका है जैसे हमने कंपेयर किया था, है ना। तो अगर आपको ऐड भी करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग जगह के एलिमेंट को ही आप ऐड कर सकते हो, है ना। किसी और प्लेस के एलिमेंट को आप दूसरे प्लेस के एलिमेंट के साथ ऐड नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलता हूं, ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, है ना, जिसका एलिमेंट मैंने इस तरीके से लिखा ए आई जे, ठीक है, और फिर से m क्रॉस n का है। दूसरा मैंने लिया b और यहां पे मैंने बी आई जे डिफाइन किया, ठीक है, और यहां पे मैंने फिर से ले लिया p क्रॉस q। क्लियर है? अब देखो कि अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि आपको हमें क्या डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है इन दोनों का ऐड करना है ना, हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, हमें a प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको देखनी होगी, जैसे हमने कंपेयर किया था वैसे ही जब हम यहां पे ऐड करेंगे तो कैसे हम ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट को ही ऐड करते हैं, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट को अगर आप ऐड करोगे तो पहली चीज तो आपको यहां पे फिर से समझ में आ रही होगी कि जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिसेस को ऐड भी नहीं कर सकते, है ना। तो a प्लस बी इज डिफाइंड व्हेन order of two matrices are same। क्लियर है ना। दो मैट्रिसेस को अगर आप ऐड कर रहे हो तो सिर्फ किस सिचुएशन में आप ऐड कर सकते हो, सिर्फ इसी सिचुएशन में ऐड कर सकते हो जब आपका दोनों मैट्रिसेस क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए ना। और सेम ऑर्डर से मतलब क्या है, m की वैल्यू p के इक्वल होनी चाहिए और n की वैल्यू q के इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो ये हमने पहले भी देखा है कि सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं, है ना, कि दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो अगर m इक्वल टू p है और n इक्वल टू q हो, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अगर आप a और b को डिफाइन करोगे तो a और b के एडिशन को हम कैसे लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना है ना। तो a आई जे प्लस बी आई जे, है ना, और i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके m तक, और j की वैल्यू 1 से लेके n तक, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो ये आपका एडिशन का फॉर्मूला हो गया कि अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, कोई इसमें टफ नहीं है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो आप कि मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिसेस ये है, ए मैट्रिसेस मैंने डिफाइन किया, है ना, 2 3 4 और 2 1 3, ठीक है। और दूसरा मैट्रिसेस मैंने लिया 2 3 1 2, ठीक है। और कोई हमसे बोलता है कि फाइंड a प्लस बी, तो क्या हम a प्लस बी निकाल पाएंगे, क्या हम a प्लस बी निकाल पाएंगे, a प्लस बी कैन नॉट बी कंप्यूटेड। समझ में आ रहा है क्या, a प्लस बी हम यहां पे कंप्यूट नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज डिफरेंट, है ना। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। ये कितने का मैट्रिसेस है, 2 क्रॉस 3 का है, और ये कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है ना। तो हम इसको ऐड तो नहीं कर पाएंगे, पहली चीज, है कि नहीं। दूसरा, मान लो कि अगर मुझे ऐड करना है तो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं सेम ऑर्डर का, है ना। तो सेम ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 0 1 3 2, इस टाइप से मैंने लिया। और दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया, है ना, 0 1 2 2 0 1, इस टाइप का, ठीक है। इसका देखो ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 का है, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है। यानी यहां पे हम एडिशन कर सकते हैं, और एडिशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, सिंपली दोनों मैट्रिसेस आप लिख दो यहां पे साइड में, 1 2 3 0 1 2 प्लस
0 1 2 2 0 1, है ना। और दोनों मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, एक अलग मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐड कैसे करेंगे, जब आप ऐड करोगे तो इस पहले वाले प्लेस के एलिमेंट को पहले वाले प्लेस के एलिमेंट से ऐड करेंगे, तो कितना मिलेगा, पहला वाला प्लेस 1, है कि नहीं। वैसे ही दूसरे वाले को दूसरे प्लेस से करोगे तो कितना आएगा 3, तीसरे को तीसरे से करोगे तो 5, है ना। 2,1 को इसके 2,1 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। यहां से देखो 1 0 1 और 2 1 3, है ना। तो यहां पे एक चीज आप ध्यान दो कि ऐड करने पे इसका ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3 था, इसका ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 3 था, इसका भी ऑर्डर कितना रहा 2 क्रॉस 3 ही रहा, है ना। तो ऐड करने के बाद अगर आप ऐड कर पा रहे हो तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, है कि नहीं, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना। तो इस पॉइंट को भी यहां पे लिख लो, व्हेन मैट्रिसेस आर एडेड, व्हेन मैट्रिसेस आर एडेड, है ना, ऑर्डर रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ऑर्डर आपका सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। क्लियर है ना। तो ये हो गया हमारा एडिशन का तरीका कि अगर हमें अगर किसी दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो किस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। और बाकी आपको एडिशन का रूल पता ही है ना। बाकी किसी भी टाइप का मैट्रिसेस अगर आपको दिया हुआ हो तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपका क्या करता है, एडिशन जो है वो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना। लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने ये चीजें पढ़ी थी। क्या क्या चीजें था, कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था हमने, याद होगा आपको। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है ना, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन में हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, है ना। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर आप किसी को ऐड कर रहे हो, है ना, अगर आप ए और बी को ऐड करो और बी और ए को ऐड करो तो क्या कोई दोनों में डिफरेंस होगा, क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। वो आपको समझ में भी आ रहा है ना, क्योंकि जिस तरीके से हम ऐड करते हैं, एडिशन में आप एलिमेंट वाइज ही हम ऐड कर रहे हैं, तो आप इसको इसमें ऐड करो, इसको इसमें ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए आप एडिशन में किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप एसोसिएटिव लॉ भी यहां पे क्या होता है, वैलिड होता है ना। एसोसिएटिव लॉ भी यहां पे क्या होता है, वैलिड होता है। मतलब अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और यहां पे ब्रैकेट्स मान लो अलग अलग जगह पे लगा हुआ है, मान लो पहले में इन दोनों पे लगा हुआ है और बाद में इन दोनों पे लगा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, है कि नहीं, क्योंकि एडिशन हमारा जिस तरीके से डिफाइन है उससे इस तरीके से ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैट्रिसेस में आप क्या कर सकते हो, एडिशन में आप कॉम्यूटेटिव लॉ भी लगा सकते हो, एसोसिएटिव लॉ भी आपका इजीली वर्क करता है कि नहीं। वैसे ही अगर आपसे कोई बोलता है थर्ड चीज कि क्या इसमें आइडेंटिटी होगी, क्या, है ना। हमारे पास सेट क्या है, आपको मैंने बताया था, है ना। यहां पे हम किसका सेट ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दी मैट्रिसेस, है कि नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल दी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर आप सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस का एक कलेक्शन ले लो, और यहां पे स्टार ऑपरेशन क्या है, स्टार ऑपरेशन हमारा प्लस है ना। तो अगर आपको कोई आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, आइडेंटिटी, और ये कौन सा आइडेंटिटी होगा, ठीक है, यहां पे देखो हमारे पास सेट है ना, और हमारे पास ऑपरेशन ये है, ठीक है। और इसके लिए हम सब कुछ चेक कर रहे हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है ना। लेकिन फिर भी आपको मैंने ये चीज बताया था कि हम इसको आगे यूज करेंगे, इसलिए मैंने वहां पे आपको बता दिया था, है ना। तो देखो ए, अगर ए क्या हमारा सेट है, कौन सा सेट है, ये देखो पहले मैंने यहां पे एक सेट लिया, है ना, और मैं एम ले लेता हूं, ए नहीं लेता हूं, एम लेता हूं। एम क्या है हमारा,
देख लो मैं फिर से लिख देता हूं, मैंने m ले लिया और एक ऑपरेशन लिया प्लस। m क्या है हमारा, m मेरा है कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, है ना। और ये प्लस क्या हमारा, प्लस हमारा ऑपरेशन है, ठीक है। तो इस m मैट्रिक्स में अगर आप प्लस ऑपरेशन ट्राई करोगे, है ना, तो देखो याद होगा आपको कि a स्टार b यहां पे किस तरीके से डिफाइन है, a इंटू बी, और a और b यहां पे क्या होगा, मैट्रिसेस होगा, क्योंकि हम मैट्रिसेस ले रहे हैं, है ना। तो अगर आपको a स्टार b डिफाइन करने के लिए बोलता है तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, a प्लस b, है ना। तो पहला वाला कम्यूटेटिव लॉ आपको समझ में आ रहा होगा, एसोसिएटिव लॉ समझ में आ रहा होगा। आइडेंटिटी मैंने क्या बोली थी याद होगा आपको, है ना, ए स्टार इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए मिलना चाहिए, है ना। और मैट्रिसेस के टर्म में सोचोगे तो आपके पास एक मैट्रिसेस ए है ना, इस सेट से m सेट से लोगे, दूसरा जो हमारा ऑपरेशन क्या है प्लस है ना। और तो हमें यहां पे एक ऐसा एलिमेंट खोजना है, एलिमेंट यहां पे क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगा, है ना। इस तरीके से सोचना है ना, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स के बारे में सोचना है, देखो एक ऐसे मैट्रिक्स के बारे में सोचना है जिस मैट्रिक्स को आप किसी भी तरीके से ऐड करो, है ना, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पे जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी यहां पे क्या होता है ना, तो हमें यहां पे a प्लस ये हम जीरो ऐड करते हैं, है ना, नंबर के टर्म में आपको समझ में आ रहा होगा जीरो, और यहां पे जीरो हम क्या लेंगे, जीरो इज अ जीरो मैट्रिक्स, है ना। यहां पे जो जीरो आपको लिखा हुआ है ना, तो a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, है ना। तो ये जीरो यहां पे क्या है, नंबर नहीं है, ये जीरो क्या है, ये जीरो क्या है हमारे लिए, ये है जीरो मैट्रिसेस है ना। और जीरो मैट्रिसेस का डेफिनेशन आपको मैंने बताया था, है ना। जीरो मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो ही हो, है ना। तो ये मेरा जीरो मैट्रिसेस है, और इस जीरो मैट्रिक्स को क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं, है ना, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कितना लेंगे, ऑर्डर सेम एज मैट्रिक्स ए, है ना। तो जैसा आपका मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का आप क्या लोगे, यहां पे जीरो मैट्रिक्स लोगे, है ना। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में जीरो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड लिख लो, जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, है ना। जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का, एडिशन का, है ना, कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, है ना। और यहां पे क्योंकि ये मैट्रिक्स एडिशन हो रहा है ना, तो इसी जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है, सेम ही नाम है, एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमें कहां पे मिला है, ऐड करने पे मिला है, इसलिए हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा इस केस में, जीरो मैट्रिक्स होगा, है ना। और जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, इस टाइप से आपका मैट्रिक्स होगा जितने भी ऑर्डर का हो, और इस टाइप से आपके पास जीरो 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 सारा एलिमेंट होगा, क्लियर है। तो यहां पे आपके पास प्लस वाले ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है कि आइडेंटिटी भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये अवेलेबल हो गया, और अगर आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल है तो हम इनवर्स के बारे में सोच सकते हैं, है ना। इनवर्स वगैरह हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ए स्टार बी, है ना। अगर हमारे पास ऑपरेशन डिफाइन है तो आप उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें एक गिवन सेट के लिए जो ऑपरेशन आप लगाओगे उसके लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट बी खोजना है ना, जिसके लिए हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, याद है ना। तो इनवर्स यहां पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनवर्स यहां पे क्या होगा आपका, तो हमें एक यहां पे आइडेंटिटी क्या हमारे पास जीरो है ना, और यहां पे एलिमेंट क्या हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूंगा कि मुझे क्या मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, है ना। तो यहां पे आइडेंटिटी क्या होती है, इस टाइप से माइनस ए टाइप का एलिमेंट होता है ना। तो माइनस ए कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां पे अभी हम उसको बताएंगे। तो अभी हम यहां पे मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया, तो यहां पे इनवर्स क्या होगा,
है ना। यहाँ पे इनवर्स क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, है ना, क्योंकि हम एडिशन ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं। तो एडिटिव इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, -a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इनवर्स भी अवेलेबल है, यहाँ पे आपका आइडेंटिटी भी अवेलेबल है। ऑब्वियसली आइडेंटिटी होगा तभी हम इनवर्स कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी था तो हमने इनवर्स के बारे में सोचा, तो इनवर्स भी आपके पास अवेलेबल है ना। और ये सारा कौन सा इनवर्स हमने कैलकुलेट किया और आइडेंटिटी कैलकुलेट किया, किस ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए, है ना। तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बस मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बस पॉइंट बना के मैंने एडिशन की प्रॉपर्टी में मैंने इसको डाल दिया। क्लियर है ना। तो एडिशन आपको अब समझ में आ गया होगा कि एडिशन किस तरीके से वर्क करता है ना। तो एडिशन की ये प्रॉपर्टी थी जिसको हमने यहां पे यूज किया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के ऑपरेशन पे, जिसको हम बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका जो निगेशन वाला पार्ट है, निगेशन वाला पार्ट हम लोग इसके नेक्स्ट में करेंगे, है ना। अभी हम इसका एक मल्टीप्लिकेशन वाला सीख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप निगेशन समझ पाओ, इसका जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो आप समझ पाओगे। ठीक है, तो दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, यहां पे देखो मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, मैं किसी नंबर से किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, है ना। स्केलर मतलब क्या होता है, कोई एक कांस्टेंट, है ना। तो किसी कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, और ये स्केलर मतलब क्या हो गया, कोई एक लैम्डा ले लिया मैंने, और ये लैम्डा किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, है ना। जैसे मान लो कि किसी मैट्रिक्स को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसी मैट्रिक्स को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, -5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम कैसे करेंगे वो चीज हम एक बार देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप किसी मैट्रिसेस में, है ना, अगर आप किसी मैट्रिसेस में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस है, यहां पे मैं मैट्रिसेस ले रहा हूं ए आई जे, है ना, और ये मैंने m क्रॉस n कर दिया। क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो गया, m क्रॉस n का मैट्रिसेस हो गया। ठीक है, तो अब अगर कोई मुझसे बोलता है कि मुझे इसमें, मान लो मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो अगर आपने मान लो कि ए मैट्रिक्स में किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर एलिमेंट में आप कुछ भी चेंज करोगे तो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है ना। तो मान लो कि मैंने ये चेंज किया तो हमारे पास क्या मिल गया, बी मिल गया, है ना। तो बी मैट्रिसेस को मैं कैसे लिखूंगा, है ना। तो देखो लैम्डा ए लिखने का मतलब क्या होता है कि यहां पे जो आपका नया मैट्रिक्स बी बना है, ये बी मैट्रिक्स क्या होगा, ये ए आई जे से मल्टीप्लाई होगा, है ना। और ए आई जे से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हो गया कि ये इसके अंदर चला जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, है ना। यार यहां पे देखो ये जो मैट्रिक्स के अंदर गया है ये ए आई जे से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ए आई जे क्या है, ए आई जे क्या है आपका, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब जो लैम्डा आपने मल्टीप्लाई किया है वो लैम्डा क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस पॉइंट को बना के आप लिख लो, व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड, है ना, व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिसेस, with a matrix, then every element of that matrix, is also multiplied with the same scalar, समझ में आया क्या क्या किया मैंने, है ना। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दे और उसमें अगर कोई किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, इस तरीके से मैंने लिया 2 3 1 2, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, यानी मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ट्वाइस ए कैलकुलेट करना चाह रहा हूं।
तो जब ट्वाइस ए का मैट्रिक्स बनाओगे तो ये जो 2 है वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये जो 2 है ये क्या होगा, इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा अलग अलग। क्लियर है। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट कितना बन जाएगा, पहला एलिमेंट आपका 4 बन जाएगा, है ना। ये 1 प्लेस पे जो एलिमेंट है वो 4 बन जाएगा, 1 2 प्लेस पे जो एलिमेंट है वो 6 हो जाएगा, है ना। यहां पे आपका 2 बन जाएगा और यहां पे आपका 4 बन जाएगा। दिख रहा है क्या, है ना। ऐसे ही किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट हो कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ता है ना। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एलिमेंट क्या होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और सेम लॉजिक जो है, ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, है ना। आपको अब समझ में आ गया होगा एक्चुअली में कि करना क्या है। कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2, ठीक है, इस टाइप से एलिमेंट है। और अगर मैं मान लो इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मुझे -a निकालना है, तो -a निकालने के लिए क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। क्योंकि माइनस भी क्या है, एक कांस्टेंट ही है, स्केलर ही है ना। तो सब में क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 0 0 -1 -2। क्लियर है। वैसे ही तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई करने वाला। वैसे ही अगर आपको कभी किसी मैट्रिक्स से कोई चीजें कॉमन निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन में किया होगा, है ना, जैसे x² + 2x + 5x² होता है तो आप सबसे क्या करते हो, है ना, 5x³ मान लो। तो यहां पे देखो सब में मुझे x दिख रहा है तो मैं x कॉमन निकाल सकता हूं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से कुछ कॉमन निकालने का ट्राई करोगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट आप कॉमन निकालोगे वो एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से कॉमन निकलेगा, है ना। हर एक एलिमेंट से क्या होगा, कॉमन निकलेगा। क्लियर है। तो लिख लो इसको भी, है ना। इफ अ स्केलर इज टेकन आउट as common from a matrix then every element है ना, और every element नहीं, if a scalar is taken out from common from a matrix then that scalar will be taken out from every element of the matrices, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट में जाता है। वैसे ही आप जब कुछ कॉमन निकालने का ट्राई करोगे तो क्या होगा, उससे हर एक एलिमेंट से वो चीजें कॉमन निकल के आएगी, ठीक है। जैसे देख लो कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स इस तरीके से है 2 4 6 8, ठीक है। अगर मैं इस वाले से 2 कॉमन निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, तो अगर आप इससे 2 कॉमन निकालना चाहोगे तो इसी मैट्रिसेस को आप क्या लिख सकते हो, है ना, इसी मैट्रिसेस को आप क्या लिख सकते हो, देखो मैंने 2 निकाला, और 2 निकालोगे तो हर एक एलिमेंट से 2 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, है ना। 2 कॉमन बाहर आने का मतलब क्या होगा, 2 का डिवीजन हो गया, है ना। तो यहां पे आप 2 लिख सकते हो और यहां पे क्या बच जाएगा 1 2 3 4, है ना। सेम उसी तरीके से आप स्केलर से डिवाइड भी कर सकते हो, है ना। तो जो काम मल्टीप्लिकेशन करता है वही काम डिवीजन भी कर सकता है ना। अगर आपके पास मान लो यही ए मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स में आप क्या कर रहे हो, इस ए मैट्रिक्स में आप मान लो 4 से डिवाइड कर दे रहे हो, है ना। मान लो आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड करने पे ये मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा, 2/4 4/4 6/4 8/4, है ना। और आप इसको अलग से सॉल्व करके लिख लो फिर से 1/2 1 3/2 2,
है ना। तो ये आपका इस तरीके से काम कर रहा है ना। तो जब भी आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस तरीके से वर्क करेगा, है ना। और किसी को कहीं पे डिवाइड भी करोगे तो सेम उसी तरीके से ये काम कर रहा है ना। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये सिर्फ किसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ये सिर्फ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ठीक है। अभी मैंने दूसरा टाइप का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं पढ़ा है, बस ये किसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। क्लियर है। और स्केलर का मल्टीपल डिवीजन है तो इसका भी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे बाकी आपको पता चल गया कि कैसे इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज इसका बना सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई ले रहे हो, ठीक है, मान लो पहला वाला प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो कि आपके पास मान लो कि दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहा है, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस आपका आपस में ऐड हो रहा है, ठीक है, और यहां पे आपने किसी k से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, k हमारा क्या है, स्केलर है, तो ये मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, दोनों से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो दोनों मैट्रिसेस से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और किसी मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है वो आपको पता है ऑलरेडी अच्छे से। क्लियर है ना। तो ये हमने किया पहले। वैसे ही अगर मान लो कि आपके पास दो स्केलर है k प्लस एल और उसके साथ कोई मैट्रिसेस a है ना। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग दोनों मैट्रिसेस को एक मैट्रिसेस को अलग अलग कांस्टेंट से या स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। तो आप पहले या तो दोनों स्केलर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो या दोनों स्केलर को अलग अलग मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड करो, एक ही बात है ना। तो ये बेसिक सा प्रॉपर्टी है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और क्रॉस चेक आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड ऑपरेशन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड वाले ऑपरेशन पे, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ, थर्ड ऑपरेशन क्या है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा, लिख लो, थर्ड में डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है। मान लो कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ए आई जे एम क्रॉस एन, और मैं दूसरा एक मैट्रिक्स ले रहा हूं बी, है ना, बी आई जे, और इसको भी मैं ले रहा हूं एम क्रॉस एन, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट जो कुछ भी करोगे वो हमें क्या करना होगा, सेम टाइप के मैट्रिक्स के लिए ही करना होगा, है ना। डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स पे आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहां पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए, ठीक है। और फिर से यही चीज कि अगर आप a माइनस बी कर रहे हो डिफरेंस के लिए, तो a माइनस बी को आप किस तरीके से समझ सकते हो, a प्लस ऑफ माइनस बी, है ना। यानी ये क्या है, माइनस बी का a के साथ एडिशन है ना। और एडिशन तो हमें पता है ना। और माइनस वन मतलब क्या हो गया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, है कि नहीं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमें पता है ना। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस माइनस वन इंटू बी, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें करना आता है, तो अगर हमें कोई मैट्रिक्स बी दिया हो उसमें मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यानी हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर से ए के साथ हम उसको ऐड कर देना है, ठीक है। और इसी चीज को अगर आप इस ए आई जे और बी आई जे के टर्म्स में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे, है ना। तो इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। ऑर्डर इसका अभी भी कितना रहेगा, m क्रॉस n ही रहेगा, है ना। तो डिफरेंस भी क्या है, इजी सा वर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हम कभी भी इसमें
ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं एक, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है 2 3 है ना 5 4, और मैंने दूसरा मैट्रिसेस लिया है ना। इस टाइप का एग्जांपल आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे है ना, 8 7 6 2। ठीक है, अगर मैं a माइनस बी करूं, ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, a में से b को माइनस करना है ना, तो पहले b में से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ ऐड करेंगे। और डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना होगा यहाँ पे तो डायरेक्टली आप 2 माइनस 8 लिख सकते हो पहले प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे 3 माइनस 7 लिख सकते हो, 5 माइनस 6 लिख सकते हो और 4 माइनस 2 भी लिख सकते हो, है कि नहीं। और 2 माइनस 6 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -6 -4 -1 और 2। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप डिफरेंस भी कर सकते हो। और अब आपके पास, अब आपको समझ में आ रहा होगा, मान लो ये 2 मैट्रिक्स है और ये ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। तो अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि ट्वाइस ए प्लस बी कैलकुलेट करके बताओ, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ट्वाइस ए पहले हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको बी में ऐड करना होगा। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 10 8 है ना, और इसको हम बी में ऐड कर देंगे 8 7 6 2 है ना। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, 12 12 13 16 10 है ना। तो नॉर्मल आप जिस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखते हो है ना, सेम उसी टाइप का आपको यहाँ पे नोटेशन देखने को मिलेगा है ना, और उसी टाइप की चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो है ना। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा हो कि a माइनस बी कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर आप b माइनस ए कैलकुलेट करोगे तो क्या b माइनस ए और a माइनस बी इक्वल होगा क्या, है ना। a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होगा क्या, तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए है ना। वो आपको समझ में आ रहा होगा अभी देख के, है ना। अगर आप b माइनस ए कैलकुलेट करोगे तो एलिमेंट देखो अलग अलग टाइप से आएगा, है ना। यहाँ पे मान लो अगर मैं b माइनस ए कैलकुलेट करके बताऊं तो पहला एलिमेंट कितना होगा, 6 4 1 -2 है ना। और देखो ये दोनों एलिमेंट क्या इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होता है। इसलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो डिफरेंस वाला जो होता है, जैसे आप वहां पे चेक किए थे उस तरीके से आप यहां भी चेक कर सकते हो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करता है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करता। इसमें आप एडिटिव इनवर्स भी नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो एडिटिव इनवर्स जो हमें निकालने के लिए दिया था वो आपको समझ में आ रहा होगा अब, है ना। तो इस टाइप से आप, अगर आपको मैट्रिसेस दिया रहे तो आप इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स हमें दिया हो वो अपने आप में एलिमेंट्स का कलेक्शन है ना, तो हम उसको एक साथ ही ट्रीट करेंगे। क्लियर है। तो यहां तक आपने 3 ऑपरेशन देखे, पहला ऑपरेशन था एडिशन का, दूसरा सब्ट्रैक्शन का, तीसरा हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, ठीक है। फोर्थ जो है हमारे पास वो है क्या, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन किस टाइप का, स्केलर को स्केलर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका क्या रूल होता है वो हम लोग देखेंगे। यहां पे हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि डिवीजन यहां पे अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप पॉइंट बना के लिख लो, है ना। डिवीजन ऑफ, है ना, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट अलाउड, है ना। नॉट अलाउड मतलब कि ये वैलिड नहीं होता है ना। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है तो आप इसको इस तरीके से डिवीजन में कभी भी नहीं लिखोगे, है ना। ये एक्सप्रेशन क्या है, गलत है। सेम उसी टाइप का एक्सप्रेशन मैंने वहां पे आपको बताया था, सेट्स के टर्म में बताया था। सेट ए बाय सेट बी भी हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, है ना। क्यों नहीं लिखते हैं,
क्योंकि ये क्या है, अपने आप में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो दो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए हम डिवीजन सेट्स में भी नहीं पढ़ते हैं, डिवीजन हम मैट्रिसेस में भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सेम चीज जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डिवीजन हम वेक्टर में भी नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन होता है वो कौन सा ऑपरेशन है, वो सारे ऑपरेशन है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ही एक्चुअली में, और मल्टीप्लिकेशन में ही दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, स्केलर का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो हमने ये सारे ऑपरेशंस देखे अभी तक कि कैसे कैसे ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं अगर, है ना। तो जो हमारे पास ऑपरेशन था उस ऑपरेशन में हमने कौन कौन सा पढ़ा, है ना। ऑपरेशन में हमने एडिशन पढ़ा, ठीक है, एडिशन में हमने ऑपरेशन में हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, है ना, ऑब्ट्रैक्शन, और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन है ना। तो डिवीजन ऑपरेशन तो हमें करना नहीं है कि नहीं, डिवीजन ऑपरेशन क्या है, अलाउड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है ना। मल्टीप्लिकेशन में किस टाइप के मल्टीप्लिकेशन है, एक हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, स्केलर मल्टीप्लाइड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, और दूसरा है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी तक हम जो जो ऑपरेशन सीख चुके हैं वो सब क्या है कि ये वाला पार्ट हो चुका है, ये सब हो चुका है, यहां तक हो चुका है, ये तो पढ़ना नहीं है खैर, बस हमारा ये वाला ऑपरेशन एक बाकी है ना। तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज हमें सीखना है, यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स ए होगा, दूसरा मैट्रिक्स बी होगा, है ना। तो इन दोनों को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी बात पे फोकस करेंगे मेनली कि कैसे हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, होमवर्क के लिए जो अभी आपके पास होमवर्क है, यहां तक जो भी आपने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज 3.1 तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो, जो 1 to 5 मैंने करने के लिए आपको दिया था, है ना। तो 1 to 5 आप आई होप कि आपने कर लिया होगा। बाकी जो आपके पास 4-5 क्वेश्चन बचे हैं वो सब इक्वलिटी ऑफ क्वेश्चन पे है ना, कि ये मैट्रिक्स को अगर इक्वल करेंगे तो क्या क्या कंडीशन होगा उस चीज पे है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 है ना, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करना है। 4 क्वेश्चन और है आपके पास, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और है। एक्सरसाइज 3.1 आपका अब कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 के भी कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो अब, क्योंकि आपने ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस आपने देख लिए हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट छोड़ के आप बाकी सब कुछ कर पाओगे इसमें, ठीक है। तो 3.2 का बाकी क्वेश्चन आप बाद में कर पाओगे, देखोगे अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस मार्क करा देता हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा है। एक्सरसाइज 3.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 आप कर सकते हो, क्योंकि 4th और 5th वाला जो है उसका मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, वो हमने किया नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप रहने दो, वो पूरा मल्टीप्लिकेशन पे है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12
ठीक है। इसके बाद आप अप टू 12 तक कर सकते हो, ठीक है। 6 हो गया, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, तो ये सारा क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होता है ना। लेकिन इसमें कहीं भी मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि कैसे कैसे हमें वर्क करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 तो हमें कंप्लीट करना ही है। 3.2 के ये कुछ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन करो, और आपको प्रैक्टिस शीट मिल चुका है इनवर्स का, ठीक ना। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक आप ट्राई करना, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन का आप डेली स्लॉट बनाते जाओ और ये सारे क्वेश्चन ट्राई करते जाओ, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन आप करते रहो, उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से करते रहो, तब तक हमारा ये मैट्रिक्स वाला पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स वाले पार्ट में आपको ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उस चीज को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।